हेलो साथियों, स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपने बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड मैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं। साथियों, आपको बता दूं कि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण कहलाता है। कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अणु। साथियों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो है अणु कहलाता है। साथियों, अणु की बात करें तो अणु जो है वो परमाणु पदार्थ का छोटे से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूटन। साथियों, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारा जो है आवेश रहित कण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आवेशित और प्रोटॉन को धनावेशित कण कहा जाता है। आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेश रहित होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, कह रहा है कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि मिश्र धातु नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इस्पात। क्योंकि साथियों, पीतल की बात करें तो पीतल में क्या क्या है साथियों। पीतल में जो है तांबा। साथियों, पीतल में तांबा प्लस जस्ता होता है। उसके बाद तांबा की बात करें तो तांबा में कांसा प्लस टिन होता है। तो इसीलिए जो है इस्पात एक मिश्रित धातु नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है इस्पात हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी। पानी का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि पानी की तुलना में जो हाइड्रोजन होता है उसका जो है 14 गुना घनत्व जो है अधिक होता है। तो इसीलिए हमारा पानी का घनत्व जो है सर्वाधिक हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। साथियों, यहाँ पे अमोनिया का सूत्र पूछ रहा है रासायनिक, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, NaH3। साथियों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NH3 होता है। क्या होता है? NH3। अर्थात जो अमोनिया है साथियों, अमोनिया जो है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन के 1 परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के 3 परमाणु होते हैं। तो इसीलिए N1 प्लस H3, इसीलिए NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कैल्सीफेराल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी साथियों,
यहाँ पे हमारे कुछ प्रश्न हैं, उसको पहले देख लेते हैं। तो हमारा ये अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बनाने के लिए जो है सिरके का प्रयोग किया जाता है। साथियों, एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है इसको बता दें कि CH3COOH। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करते हैं तो कौन सी जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था बनती है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोस-आइंस्टीन संघनन। बोस-आइंस्टीन संघनन बनती है क्योंकि लगभग वो शून्य तापमान पर जो है उसमें संघनन का गुण पाया जाता है। जैसे इसमें बता दें फोटान, जो फोटान होता है, फोटान जिसमें संघनन की प्रक्रिया पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्दीपन। क्योंकि वातावरण में जो होने वाले परिवर्तन हैं उनके प्रति जो प्रतिक्रिया के लिए प्रतिबद्ध करते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन की बात करें तो ये वातावरण में होने वाला साथियों परिवर्तन होता है। वातावरण में होने वाला परिवर्तन है जो हमें उनके प्रति व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए जो है प्रतिबद्ध करता है। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी, साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। साथियों, यहाँ पूछ रहा है कि गैंडे के सींग और मानव के बाल में मौजूद जो प्रोटीन है उसका संरचनात्मक नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीन। साथियों, जो मानव के बाल और गैंडे के सींग में उपस्थित होता है ये बाल कैरोटीन और सींग कैरोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, दिल के दौरे का कारण होता है। साथियों, दिल के दौरे का कारण क्या है, यहाँ पे हमें बताना है कि दिल के दौरे का कारण क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, हृदय के रक्त आपूर्ति की कमी से हमें दिल के दौरे पड़ते हैं। क्योंकि उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल, साथियों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। पहला है गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है हृदय की गति, जिससे हमें जो है दिल के दौरे होने के कारण बनते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी, जिसे हम विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है। यहाँ बताना है कि वनस्पति आधार का जो है फाइबर का आधार क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलोज। सेलुलोज की बात करें तो जो सेलुलोज है वो हमें पौधों से प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ पे सेलुलोज है
जबकि जंतु रेशा जो है वो प्रोटीन बेस होता है साथियों। तो जिसमें कॉटन, फ्लेक्स और जूट जो है वनस्पति फाइबर के उदाहरण है, जबकि ऊन, सिल्क और आदि जंतु रेशे के उदाहरण है। तो यहाँ पे वनस्पति फाइबर का उदाहरण कौन सा है, तो सेलुलोज है, इसीलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि एक सुलभ मुद्रा कौन सी है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो यहाँ पे जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में जब कमी की जाती है तो उसी की अपेक्षा, कमी की अपेक्षा वहाँ पे की जाती है, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, कमी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु की एक विशेषताएं हैं। साथियों यहाँ पे बताना है कि कौन सी वस्तु है जो सार्वजनिक वस्तु की एक विशेषता है। सार्वजनिक वस्तु की विशेषता बताना है हमें, सार्वजनिक वस्तु की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वही सार्वजनिक वस्तु की विशेषता कहलाती है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। साथियों हमें बताना है कि भारत में प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा दी गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, जिसके तहत भारत में प्रांतों की स्वायत्तता दी गई। साथियों आपको बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संपूर्ण लगभग 80% चीज़ें जो हमारे संविधान में ली गई हैं, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान में राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। साथियों यहाँ पे हमें बताना है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक विषयक निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से अपनाए गए हैं। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरिश संविधान। साथियों आयरिश जो आयरलैंड का संविधान है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड को आयरिश भी कहते हैं। तो इसीलिए नीति निर्देशक जो तत्व है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड या आयरिश संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। साथियों यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जो है हिस्सा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें कह रहा है विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। साथियों विधानसभा के नामांकित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही लिए जाते हैं। क्योंकि यदि हम ऑप्शन ए की बात करें तो दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, राइट आंसर है विधानसभा के चुने हुए सदस्य, सही है। दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, इसीलिए ए बी और सी तीनों सही है और ऑप्शन डी जो है गलत है, क्योंकि विधानसभा के नामांकित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकल्प एक है प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, दोनों सही है। इसीलिए यहाँ पे हम एक विकल्प और बना देते हैं, ए और बी दोनों सही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको कर लेते हैं तो ए और बी दोनों सही है।
दोनों विकल्प सही है। तो साथियों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज। यदि ये सीरीज अच्छी लगी हो और हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसको देख लीजिएगा। और ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इसको साथियों लाइक कीजिएगा और साथियों अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और साथियों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जब वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन चले जाएगा। तो थैंक यू साथियों, जय हिंद।